प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन स्पेस। उसमें कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया था, और एक इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर दिया रहेगा तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, जैसे किस पॉइंट से पास करता है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये सब जान सकते हैं। तो दोनों फॉर्म डिस्कस किया था। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर में लिंक में जाकर क्लिक कीजिए और उसको देख लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, और दोनों का अगर परपेंडिकुलर लाइन होगा तो क्या कंडीशन होगा, अगर पैरेलल होगा तो क्या कंडीशन होगा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मान लिया लाइन नंबर 1 R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, एंड लाइन नंबर 2 दैट इज R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू इंटू B2। यही हमने पढ़ा है। दो अगर लाइन दिया रहेगा तो यही है पहला वाला लाइन A1 प्लस लैम्डा B1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द लाइन नंबर 1 मान लीजिए। तो क्या है ना, ये A1 से पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर है पता है, और B1 के पैरेलल है, B1 के पैरेलल है। और ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये A2 से पास करता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और B2 का पैरेलल है, B2 का पैरेलल है, इससे पास करता है और इसके पैरेलल है। तो देखिए, तो ये तो हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसको बढ़ा लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, देखिए अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब हुआ L1 L2 का बीच का एंगल का मतलब हुआ कि वेक्टर B1 और वेक्टर B2 का बीच का एंगल, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर दो लाइन दिया हुआ है, मतलब वेक्टर कंपोनेंट पता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन B1 एंड B2। मतलब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 का बीच का एंगल मतलब होता है लाइन नंबर B1 और B2 का बीच का एंगल। तो क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2। अब बताइए, आप मान लीजिए B1 वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1। तो A1I B1J, ठीक है, और C1K। और B2 वेक्टर जो है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2, A2I B2J और C2K। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, या फिर कंपोनेंट है इस वेक्टर का, जो भी बोलिए। ठीक है, व्हाट इज B1 डॉट B2? B1 डॉट B2 का वैल्यू क्या होगा? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर B1 का मॉडुलस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये cos थीटा का फॉर्मूला हुआ। क्लियर? अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में है।
बताइए तो, अगर A1, B1 और C1 डायरेक्शन रेशियोज है और L1, M1, N1 अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो L1 का वैल्यू क्या होता है? A1 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। M1 का वैल्यू क्या है? B1 बाई रूट ओवर वही चीज़ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और N1 का वैल्यू सिमिलरली C1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। सिमिलरली L2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा और N2 हो जाएगा। देखिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा A2 बाई रूट ओवर इतना, B2 बाई रूट ओवर इतना, C2 बाई रूट ओवर, ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो A1 A2 बाई इतना, A1 A2 डिवाइडेड बाई B1 B2, तो क्या इसको हम cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, where L1 M1 N1 are the direction cosine of line number 1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of लाइन नंबर 2। क्लियर? एक फार्मूला हुआ, एक फार्मूला हुआ। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। क्या है ये? यहाँ पर A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज है लाइन नंबर 1 का, और A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज है लाइन नंबर 2 का। क्लियर? ये कॉस थीटा इक्वल टू 2 फॉर्म आपको मिल गया। अब बताइए, दो लाइन का परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, देन ऑब्वियसली B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फैक्ट। बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहीं भी परपेंडिकुलर दिखा, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। ये 0 हो जाएगा, B1 0 हो जाएगा, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0। दैट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट of their corresponding direction ratios, ठीक है, लिख देते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर corresponding components or direction ratios is 0। ठीक है, perpendicular fact, this is the perpendicular fact, this is perpendicular fact, है ना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो ये होगा हिसाब किताब इसका। ठीक है, और हम पता ही हमको डायरेक्शन, अगर वेक्टर इक्वेशन है तो कैसे कार्टेशियन में चेंज करते हैं, कैसे कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रहेंगे, कोई भी अगर इक्वेशन लिखेंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल, ठीक है, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आता है, देखिए क्या कहता है। तो टाइप नंबर 1 परपेंडिकुलर फैक्ट, बार बार से डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा परपेंडिकुलर फैक्ट। दूसरा है कि कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है, अगर इंटरसेक्ट करता है तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरा, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा। फोर्थ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इतना ही सारा इसमें डील होता है मेनली। तो हम एक एक करके डील करते हैं।
तो पहले आइए एंगल बिटवीन टू लाइंस में। हम लेकिन ये जानते हैं कि कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं और वेक्टर फॉर्म को कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। दिस क्वेश्चन नंबर 1, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के बीच में एंगल आपको पता करना है। तो पहला क्या है, लाइन नंबर 1 r इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। एंड लाइन नंबर 2 r इज इक्वल टू 5i माइनस 2j, 5i माइनस 2j प्लस म्यू इंटू 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, हमको ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए, ये जरूरत नहीं है कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, बताइए तो इसमें ए कौन सा है, ये a1 है प्लस लैम्डा b1, ये a2 प्लस लैम्डा b2, इससे पास करता है, इसके पैरेलल है। कोई इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके बता सकते हैं, बताइए तो। x माइनस y माइनस z माइनस। ठीक है, सेकेंड लाइन x माइनस y माइनस z माइनस। देखिए इस किससे पास करता है, ये 3 2 माइनस 4 से, तो x माइनस 3 y माइनस 2 और z प्लस 4 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो 1 2 2 1 2 2। सेकेंड लाइन x माइनस 5 y माइनस 2 y प्लस 2 z माइनस 0। ठीक है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 3 2 6। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो और वेक्टर में दिया रहेगा तो कार्टेशियन चेंज करना, ये आपको आता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज b1 हियर, पहला लाइन का ये b1 है, i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, और ये b2 क्या है, ये 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, और ये b1 डॉट b2 1 इंटू 3 ऐसे लिखिएगा, ब्रैकेट देके, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, सो 3 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, 19। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इज इक्वल टू रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सो इट इज 9 प्लस 4 प्लस 36 7। ठीक है, व्हाट इज कॉस थीटा, फॉर्मूला लिख लीजिए, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तो b1 b2 19 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, सो 19 बाई 21। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स 19 बाई 21। ठीक है,
इसमें यही सीखने वाली बात क्या है, ये तो आसान है। अब वेक्टर जब बनाते हैं तो भी आप कॉस्टेड निकालते हैं, दो लाइन का अगर पता है, वेक्टर पता है, तो दोनों का बीच का एंगल पता है। लेकिन किसके किसके बीच का, तो ये दो लाइन का बीच का एंगल मतलब ये B1 और B2 का बीच का एंगल, ठीक है। ये B1 है और ये B2 है। कभी कभी क्या होता है, इसके साथ आ जाता है, ये आ जाता है, तो ये A1 A2 है, कर लेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। क्लियर? अगर वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्म में दिया रहेगा तो भी आप B1 निकाल लेंगे, अगर B2 यहां से निकाल लेंगे। B1 कौन का है, जिसका पैरेलल है, मतलब ये 1 2 2 I + 2j + 2k। B2 क्या होगा, 3I + 2j + 6k, प्रोवाइडेड इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो हमने डिस्कस कर दिया एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकलेगा। अब आते हैं कि परपेंडिकुलर फैक्ट पर क्या प्रूफ करना है इसमें, कि दो लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अननोन इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। प्रूफ करना होगा या तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, या तो फिर देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which the lines are perpendicular। लाइन नंबर 1 दिया हुआ है, चलिए एक वेक्टर इक्वेशन में लिख लिया जाए, कार्टेशियन इक्वेशन में लिख लिया जाए। लाइन नंबर 1, 1 - x/3 7y - 14 divided by 2p, and third is z - 3/2। एंड लाइन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 7 - 7x by 3p, y - 5/1, और थर्ड में दिया है 6 - z by 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स दीज आर राइट एंगल्स और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं ना। पहले एंश्योर हो लीजिए आप, क्या ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना, x माइनस वाई माइनस फिर z माइनस, इस तरह से। क्या x माइनस है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए दोबारा से, ठीक है ना, x - 1 by -3, ठीक है। यहां भी नहीं है, देखिए 7y है, तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो y - 2 ये हो जाएगा 2p/7, 2p/7, ठीक है। और z - 3 ये तो सही है, ठीक है। तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या मिला, -3, 2p/7 और 2। इसको भी लिखिए, देखिए हो है कि नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है। अच्छा, ये 7 - 7x है, ये भी नहीं है, तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो -x आएगा, तो -7 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा x - 1, ये हो जाएगा 3p/-7, -7 से डिवाइड करोगे। ये y - 5/1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 6 - z है, इसको z - 6 बनाना पड़ेगा, -5, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन नंबर 1 आर -3, 2p/7, 2। डायरेक्शन रेशियोज of line number 2 are -3p/7, ठीक है, 1 और -5। Now since L1 perpendicular to L2, that means क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट का सम का रेशियो 0 होगा, ठीक है ना। तो -3 × -3p/7 प्लस
2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? परपेंडिकुलर फैक्ट यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा ये 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 11p/7 इज इक्वल टू 10, सो p इज इक्वल टू हो जाएगा 70/11। यही आंसर है। देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तरीका तो एक ही होगा। प्रूव दैट द लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले हमको ये चेक करना है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या कि नहीं करेगा, और अगर इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अच्छा, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको बोला जाए कि उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए r इज इक्वल टू लाइन नंबर 1, r इज इक्वल टू ये किससे पास करता है, 4 - 3 - 1 से, तो हो जाएगा 4i -3j -k 1k प्लस लेमडा इंटू जिसका डायरेक्शन इशू स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, i -4j, ठीक है, प्लस 7k। ये किससे पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, 4 - 3 - 1 से क्रॉस करता है, 4 - 3 - 1 से क्रॉस करता है, तो ये हो गया। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 4 7 है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लाइन नंबर 2 r किससे पास करता है, 1 - 1 - 10 है ना, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा i - j और फिर -10k प्लस म्यू इंटू होगा 2i - 3j प्लस 8k, 2i - 3j प्लस 8k। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम। पहले इसको चेंज कर लिए वेक्टर फॉर्म में, इसका कोई जरूरी नहीं था, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट द मैथ ऑफ द पार्ट ऑफ द मैथ। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से, तो कार्टेशियन से जनरली क्या करना है, सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। वेक्टर में भी होता है, एक ही बात लिखना पड़ता है, लेकिन आईजे के कभी कभी इधर उधर होने लगता है, तो कार्टेशियन में क्योंकि हम लोग इस तरह का मैथ बनाने से आदि है, इक्वेंट है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा, जब इसका कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। मतलब इस लाइन पे अगर मान लीजिए 2 - 1 4 है, तो इस लाइन पे भी 2 - 1 4 पॉइंट लाई करेगा, होगा, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, लेमडा म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं और थर्ड में डाल देते हैं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इंटरसेक्टिंग है, और नहीं करेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको हम लोग पहले लेमडा ले लेते हैं, इसको हम लोग म्यू लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन नंबर 1 r। लाइन नंबर 1 पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेमडा है ये, तो लेमडा प्लस 4, पता ही आपको कैसे निकाला जाता है, लेमडा प्लस 4 -4 लेमडा -3 -4 लेमडा -3 7 लेमडा -1 7 लेमडा -1। ठीक है, फिर निकालिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन नंबर 2 r। बताइए, ये म्यू के फॉर्म में है, 2 म्यू प्लस 1 -3 म्यू -1 -3 म्यू -1
ठीक है, और 8 म्यू माइनस 10, 8 म्यू माइनस 10। तो ये दोनों लाइन कब इंटरसेक्ट करेगा? जब ए और इक्वल हो जाएगा, ए और इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 1 कॉमा लाइन नंबर 2 इंटरसेक्ट इफ, ठीक है ना, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, विल इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट इफ, विल इंटरसेक्ट, चलिए विल लिख दीजिए, विल इंटरसेक्ट इफ ये एक्स लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, ठीक है, माइनस 4 लैम्डा माइनस 3, माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू माइनस 1, ठीक है। और थर्ड रिलेशन हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 8 म्यू माइनस 10, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा ना, लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इक्वेशन नंबर 1, माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, किसी को सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, और माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये कट गया, माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू माइनस 10, सो म्यू इज इक्वल टू 2 हो गया। अब लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें से कोई एक में से, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन 3 नंबर में डाल के देख लेंगे। देखो तो 7 इंटू 1 माइनस 1, 8 इंटू 2 माइनस 10, तो 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू सेटिस्फाई, ठीक है, इक्वेशन 3, देयरफॉर L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे लैम्डा का वैल्यू डालेंगे तो यहां डालोगे, अगर म्यू का वैल्यू डालना चाहोगे तो यहां डालोगे, तो यहीं पर डाल लो। लैम्डा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 4 5, 1 डालोगे तो क्या होगा, 1 डालोगे तो होगा ये माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7, और यहां डालोगे तो 7 लैम्डा 7 माइनस 1 6, ठीक है। ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, कभी कभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन वो बता पाएगा उतना ही कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएगा वो। लेकिन इस तरीके से इंटरसेक्टिंग है या नहीं है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाता है, इसलिए दिस मेथड इज प्रिफरेबल, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि स्ट्रेट लाइन, 2 लाइन का बीच का एंगल क्या होगा, मतलब B1 और B2 का बीच का एंगल होगा। कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, फिर हमने इसको कन्वर्ट करके कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 कर दिया डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, ठीक है। और 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस हो जाएगा, तो इसको 0 हो जाएगा, मतलब सम ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर फैक्ट है, कहीं भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उस फैक्ट को हम लोग यूज करेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से हमने बनाया, अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकाला कि पी का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, कोई अननोन क्वांटिटी का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा। फिर हमने निकाला कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो हमने एंगल बिटवीन टू एंगल कैसे निकाला गया, ठीक है। कार्टेशियन पर वेक्टर को फॉर्म में, कार्टेशियन को फॉर्म में, और कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होगा। तो ये 3 चीज़ हमने सीखा है। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि फुट द परपेंडिकुलर, शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे अगले दिन। थैंक यू।